नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक अपडेट के साथ। और अपडेट है इस बार बांग्लादेशियों का। बांग्लादेशियों का अपडेट यह है कि ये लोग बातों में जीतना चाह रहे हैं। 145 करोड़ की आबादी से बातों में जीत करके कुछ मुट्ठी भर बांग्लादेशियों को लगता है कि ये बातें करेंगे और हम सब लोग इनकी सुनते रहेंगे। खैर कोई नहीं, बाप बेटे का रिश्ता ऐसा ही होता है। बेटे को लगता है कि अब वो सियाना हो रहा है तो बाप उसको सीरियसली लेने लगेंगे, और बाप जब सीरियसली लेने लगेंगे तो बेटा बाप से मुंह भी फुलाता है। लेकिन कई बार बाप जो है वो लपिया देते हैं। अब वो बात बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो बड़े हो गए हैं। हाल ही में इस बेटे ने नया रूप लिया है जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है। और मोहम्मद यूनुस बाप के जूतों में पैर डालकर देख रहे हैं। कहते हैं कि जब बाप के जूतों में बच्चों के पैर आने लगते हैं तो बाप उन्हें थोड़ा सम्मान देके बात करते हैं। लेकिन यह बच्चा भूल जा रहा है कि बहुत ही छोटा है रे तू। अब इतना छोटा है कि लतिया दें कि गतिया दें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए केवल बोल करके चुप चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, हमारे देश में भी बहुत अच्छे से इस चीज को देखा जा रहा है जो बांग्लादेश में हो रहा है। और हमें लगता भी है कि इस स्थिति के पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली हमारे देश के नेताओं के द्वारा देशवासियों को सोचने का समय दिया जा रहा है। देखिए, जो हो रहा है वो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश के लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन यह नजारा भारत के लोगों को यह दिखाने के लिए था कि देखिए, जो भारत के अंदर चलता आ रहा इतने दिन से राग था कि हम सहिष्णु हैं, हम दुनिया में सह अस्तित्व की बातें करते हैं, ऑल आइज ओनली ऑन गाजा होती हैं, ऑल आइज ओनली ऑन वेस्ट बैंक होती हैं, सारे परसिक्यूशंस केवल दुनिया के दूसरे देशों में होते हैं, भारत के नेताओं के बयान भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए होते हैं, बीच राजनीति में राजनीति के बड़े दिग्गज निकल कर आते हैं और बयान देते हैं कि देखिए गाजा में क्या हो रहा है। लेकिन पड़ोस की पड़ोस में कुछ हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे देश के हुक्मरान जो हैं, भारत सरकार इस मामले पर केवल इसलिए शांत है कि एक बार देख लो। हम तो बहुत दिन से कह रहे थे कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, पर कोई देखे ही नहीं रहा था। सबको लग रहा था कि नहीं नहीं, छात्र एस्पिरेशन है, क्रांतिकारी हैं, आए हैं, सत्ता को पलट दिए हैं, सरकार बदल दिए हैं, लोकतंत्र की यही ताकत है। और इनके नेतृत्व में जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, पता नहीं किस चीज में जीत गए हैं, अमेरिका ने इनको इतना प्यार दिया कि ये जेल से निकलकर सीधे सरकार चलाने निकल पड़े। लगा कि पापा जी के जूते पहनकर बस अभी जेंटलमैन बनकर बाहर निकलेंगे। ऐसे में इनको सरकार संभला दी जाती है। अब सरकार इनको संभला दी जाती तो है, लेकिन ये अपने आप को इतना तेजू समझने लगते हैं कि इन्हें उन सारी राजनीतियों की एबीसीडी आ गई हैं। जो छात्र नेता अब तक सड़कों पर थे, उन्हें लगता है कि अब तो वो आईटी मिनिस्टर बन गए हैं, आईटी मिनिस्टर के साथ साथ उनको बड़े बड़े मंत्रालय सौंप दिए जाते हैं। लेकिन भारत सरकार भी तसल्ली से बैठ करके कि ठीक है, फैला लो जितना रायता फैलाना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा रायता फैलता हुआ देखना ही तो हमारे देश के लिए अपनी आंखें खोलने जैसा होगा। अदरवाइज हमारे देश में तो कहा यह जाता है कि हमारा देश सहिष्णु है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। बोले नहीं, बस देखो और देख करके अपने अंदर यह बात जगाओ कि देखो वहां क्या हो रहा है। अब देखो वहां क्या हो रहा है, ऐसे में भारत सरकार पर भारत के लोग जबरदस्त डिमांड लगाए फिर रहे हैं, सर कुछ करते क्यों नहीं। अब ऐसे में सुनने में आया, हमने कल एक सेशन किया जिसमें बताया कि बांग्लादेशियों ने बॉर्डर पर बायरक्तार ड्रोन तक उड़ा दिए हैं। सच है कि झूठ है नहीं पता, लेकिन अगर उड़ा दिए हैं तो यह अपने आप में एक और बड़ी बात है कि साहब देखिए, पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों से पुराना प्यार वापस मांगा है। अर्थात जो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था वो पश्चिमी पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक हो जाएगा। ये वो वाली बात है कि तुम इस चौराहे पर भीख मांगते थे, हम उस चौराहे पर भीख मांगते हैं, आओ दोनों साथ मिलकर मांगेंगे। ऐसी स्थिति में दोनों को एक ही अमीर बीच में दिख रहा है जिसका नाम भारत है। लेकिन भिखारियों के बीच की ये दोस्ती जो है वो दुनिया को बड़ा मनोरंजन दे रही है। ऐसे में ही एक भिखारी नेता उठ करके डायलॉग मार दिया कि अगर भारत ने हमसे चटगांव मांगा तो हम उनसे बंगाल मांगेंगे, बिहार मांगेंगे, उड़ीसा मांगेंगे। अच्छा, ये कोई छोटा मोटा नेता और नहीं था।
इसने जो जगह मांगी उससे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बिहार में बैठकर हमें सुन रहे होंगे, उड़ीसा बंगाल में सुन रहे होंगे और बोले यार कल को क्या हम भी चले जाएंगे क्या? हमें तो लगता था कि हमारे देश में केवल राजनीति के लिए यह लाइन बोली जाती है, लेकिन अब तो यार बड़े बड़े नेता डायलॉग मार दे रहे हैं। बाय द वे मैं बता दूं, जिस नेता का यह बयान है, यह है कौन लेवल का नेता? बांग्लादेश के अंदर दो पार्टियां हैं, एक का नाम है आवामी लीग जिसकी शेख हसीना भारत में हसीन सपने देख रही हैं, दूसरी तरफ है बीएनपी पार्टी, उसके नेता है खालिदा जिया। उन खालिदा जिया की पार्टी का सीनियर जनरल सेक्रेटरी रैंक का आदमी है ये रिजवी। इसने कहा है कि हमारी नजर तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल पर है, कहां रह रहे हो? अब ये बात निकलकर कहां से आई, आइए उसको भी थोड़ा बता दें, इतिहास के झरोकों में लेकर चलते हैं। साथियों, 1905 से पहले यह पूरा क्षेत्र एक ही हुआ करता था जिसे बंगाल प्रोविंस कहते थे, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं। यह पूर्वी बंगाल बना तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के दुर्जन प्रयासों से, और जो पश्चिम की तरफ बंगाल रह गया जिसे आज पश्चिम बंगाल कहते हैं, ये दोनों हिस्से तोड़ दिए गए, अलग अलग कर दिए गए। पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल बन गए, दोनों अलग अलग। बहुत ज्यादा विरोध हुआ, बंगालियों ने प्यार दिखाया, एक दूसरे को राखी बांधी, बढ़िया सारे गीत गाए, स्वदेशी आंदोलन चलाए, साड़ियां तो नहीं लेकिन हां ब्रिटिश कपड़े जलाए, तमाम प्रकार की चीजें हुई, स्वदेशी आंदोलन हुआ देश में। इस स्वदेशी आंदोलन ने काफी पकड़ना चाहिए, लेकिन उस समय की कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि बंगाल का स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फेंके, भारत में फैले। इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर ही दो धड़े बट गए। एक धड़ा वो था जो ये चाहता था कि यह आंदोलन केवल यहीं तक सीमित रहे, उसे नरम दल कहा गया कांग्रेस का। एक धड़ा इसमें से था लाल बाल पाल का, जिसे गरम दल का नेता कहते हैं। उन गरम दल के कांग्रेसियों का मानना था कि यह स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में जाए और अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा मुहिम बनकर निकले। इस बात के लिए कांग्रेस में 1907 के अंदर स्प्लिट हो गया। गरम दल के नेता चाहते थे स्वदेशी आंदोलन व्यापक हो और नरम दल के नेता चाहते थे कि केवल बंगाल में रहे। खैर, इतिहास के झरोकों में थोड़ा और आगे झांकते हैं। 1911 में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को वापस मिला दिया गया कि ठीक है साहब, छोड़ो, दोनों लोग मिल जाओ, काफी झगड़ा हो लिया, कोई बात नहीं। आप लोगों में तलाश लिया हमने कि हिंदू मुस्लिम को बढ़िया से लड़ाया जा सकता है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम को बढ़िया से लड़ाया जा सकता है, यह बात अंग्रेजों को समझ में आ गई थी, इसीलिए उन्होंने पहले तो कांग्रेस बनवाई थी 1885 में, बाद में जाके 1906 के अराउंड उन्होंने अपने बांग्लादेश के ध्यान में रखते हुए ढाका के नवाब के साथ मिलकर मुस्लिम लीग बनवाई कि हां भाई अब ठीक है, दोनों के लिए दो अलग अलग नेता बन जाए। कांग्रेस को टैग कर दो कि यह हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिम लीग को टैग कर दो कि यह मुस्लिमों की पार्टी है। लेकिन उस समय की कांग्रेस मैच्योर थी, वो शुरुआत में ही यह कहने लग गई थी कि हम सबकी पार्टी हैं, हम किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। लेकिन उस समय अंग्रेज चाहते थे कि नहीं, टैगिंग के साथ चलो, तभी आनंद आएगा, तभी मुसलमानों को अलग देश मिलेगा, और वो हुआ भी। खैर, 1912 में जब इन दोनों को मिला दिया गया, बंगालियों में फिर से प्रेम जागा, लेकिन अपने अंदर पड़ी हुई रिफ्ट वो देख चुके थे कि कैसे एक दूसरे से हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया जा सकता है। 1912 में इस बंगाल प्रोविंस में से फिर उड़ीसा और बिहार को अलग किया गया। 1912 में, अब इस पॉइंट को याद रखिएगा, 1912 में इस बंगाल प्रोविंस से उड़ीसा को और बिहार को अलग किया गया। अब यही पॉइंट आप अगर ध्यान में रखते हैं तो ये उसी दिन की याद में है कि हम तो वो बंगाल हैं जिसने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को साथ रखा था। तो बंगाल प्रोविंस अगर यूनाइटेड हो तब जाके आनंद हो। तो रिजवी साहब, आप सपने संभवतया 1912 तक ही देख पाए, हम थोड़ा और पीछे तक लौट जाएं तो आपका अस्तित्व भी ढूंढना ना पड़ जाए हमें। खैर, फिलहाल के लिए भारत के लोगों ने इनके यहां पर दो ही खंड करने का विचार किया है। उन दो खंडों में क्या खंड है? असल में जब आप बांग्लादेश को देखते हैं तो बांग्लादेश तटीय इलाका रखता है, काफी बड़ा, सुंदरवन डेल्टा के अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर। इसके पश्चिम के अंदर एक क्षेत्र है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो पहचान भी लेंगे। देखिए, यहां पर अगर आपको नजर देखने का मौका मिले तो इस क्षेत्र को पहचाने तो यहां पर चिटगांग नाम से, चिटग्राम जिसे आप कहते हैं, वो पोर्ट है। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, जिस नॉर्थ ईस्ट से भारत का शेष भाग कनेक्ट होना चाहता है, उसे यहां से होकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से, जिसे आप चिकन नेक कहते हैं, उसके माध्यम से ही कनेक्ट होना होता है। अगर भारत को
अपने त्रिपुरा में और मिजोरम में सामान भेजना है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल से ही मिजोरम तक सामान भेजना है, तो यह सामान पूरा यूं लंबा रास्ता फॉलो करके फिर पहुंचता है, लंबा समय लगता है। भारत ने शेख हसीना के टाइम पर यहां पर एक बेहतर विकल्प तलाशा। क्या विकल्प था वो? विकल्प यह था कि इनका ये जो चिटगांव है, जिसे चिटगांव कहते हैं, इस चिटगांव को, यहां के पोर्ट को भारत के उस हिस्से के लिए जहां की कनेक्टिविटी आसान की जाए, वहां के लिए प्राप्त कर लिया जाए। मतलब कोलकाता से निकल करके सामान पहुंचे चिटगांव, और चिटगांव से बस रास्ते से सामान त्रिपुरा और मिजोरम पहुंचा दिया जाए। ये इजी कनेक्टिविटी कहलाती। लेकिन जब भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़ने लगे, तो यहां पर भारतीय लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि बार बार हम क्यों चिकन नेक पर इतना फोकस कर रहे हैं, एक काम नहीं कर लें क्या? बोले बताओ। बोले ये वाला पूरा की पूरा पोर्शन यहां से जोड़ करके अपने पास ही ले लो ना, हमारी हेडेक ही खत्म हो जाएगी। बोले कैसे? बोले अगर ये हिस्सा हमें मिल गया तो भविष्य के लिए चिकन नेक की टेंशन खत्म। बोले कैसे? बोले इधर देखो, अगर ये हिस्सा हमारे पास हो गया बांग्लादेश के अंदर से निकालकर, तो ये पूरा की पूरा हिस्सा हमारे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट हो जाएगा और हमारे लिए सीधा बस कोलकाता से पानी के जहाज चिटगांव भेजने, उत्तर में हम अपने की तरफ सामान भेजते रहेंगे। ये चर्चाएं होने लगी। चर्चाएं कुछ और भी होने लगी, और उन चर्चाओं में था कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये बांग्लादेशियों को नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को हमने ही एक नया देश बनाया था, और अगर अब फिर से हम इंटरफेयर करने पर मजबूर हुए, तो हम फिर से तुम्हें तोड़ करके एक और हिस्सा बना देंगे, और उस हिस्से का नाम ही हिंदू देश रख देंगे। यह भी एक विकल्प है जिस पर अब भारत को विचार कर लेना चाहिए। मतलब भारत वालों ने विचार करते करते चिटगांव को अपने साथ मिलाने का विचार दे डाला, और बांग्लादेश को इधर से तोड़ करके हिंदू देश बनाने का प्लान दे डाला। इस वजह से प्रभावित होकर के ये जो रिजवी जी हैं, ये भड़क गए, और इन्होंने भड़क करके कहा कि नहीं, हम तो बंगाल को 1912 से पहले का देखना चाहते हैं। उस समय सब एक हुआ करता था, हम वहां तक जाना चाहते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो साहब आजादी से पहले का देख करके भी खुश हैं, आप तो यहां पहुंचे, हम सबको एक करना चाहते हैं। खैर जो भी हो, फिलहाल के लिए बातें ही चल रही हैं, लेकिन इन बातों का अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यह बात निकलकर आई कहां से? तो असल में हुआ क्या कि बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है, वहां पर बीएनपी, बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है, इसने आज ही के दिन इंडियन हाई कमीशन के सामने एक मार्च निकाला, लॉन्ग मार्च निकाला। ये वो प्राणी है जिसके बयान की हम चर्चा कर रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसके बयान को भी लिया है, डेली स्टार ने इस लॉन्ग मार्च के बारे में बताया है कि ढाका के अंदर जो भारतीय हाई कमीशन है, उसके सामने इस तरह से बीएनपी ने, अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, देखिए बीएनपी जो है वो इस बार के चुनावों में पार्टिसिपेट ही नहीं की थी। तो जो शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय पर खालिदा जिया फरार थी। खालिदा जिया पार्टिसिपेट ही नहीं की, बीमारी का बहाना लेकर के विदेशों में थी। अब वो वापस पहुंच चुकी हैं बांग्लादेश के अंदर। उनकी पार्टी को लग रहा है कि अब वो सरकार में आएगी, सीधा सरकार का ग्राउंड बना हुआ है। अब तो वो केवल इस चीज के तलाश में है कि शेख हसीना की आवामी लीग चुनाव में उतरे ही ना, क्योंकि शेख हसीना को तो पहले ही बर्बाद कर दिया, इनके समर्थकों को भी बर्बाद कर दो। ऐसे में यहां के जो ये प्रोटेस्ट हैं, ये आवामी लीग के खिलाफ ना होकर भारत के खिलाफ हैं। और दे कौन रहा है? बीएनपी वाले। और बीएनपी वाले कौन है ये लोग? बीएनपी बोले तो बांग्लादेश के दूसरे माई बाप, ये हैं खालिदा जिया। अच्छा, इनके पति के ऊपर आरोप था मुजीबुर रहमान को मारने का, अर्थात शेख हसीना के पिताजी जो थे, उनको मारने का आरोप इनके हस्बैंड जिया उर रहमान पर लगा करता है कि उसने कॉन्स्पिरेसी की थी मुजीबुर रहमान को मारने की। इसका मतलब बांग्लादेश में शेख हसीना, जो कि भारत के प्रभाव में आकर के बांग्लादेश को बनाई थी, वो और इनके पिताजी ये रहे जब तक तो बांग्लादेश में भारत के हितों की बात हुई। और जब जब खालिदा जिया आई तो बांग्लादेश को पाकिस्तान की याद सताई। तो एक तरह से बांग्लादेश आज से नहीं, पहले से ही भारत को लेकर बटा हुआ है। आप बार बार यह ना भूला करें कि 1947 से 71 तक यह पाकिस्तान ही था। और यह भी ना भूला करें कि जब भारत का विभाजन हुआ था, तो भारत के विभाजन में यहां के मुसलमानों ने अपने लिए अलग देश की मांग करते हुए
पूर्वी पाकिस्तान नाम से पाकिस्तान का ही एक भाग बनाया था। तो इनसे बहुत अच्छे की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन भारत ने आंतरिक रूप से इंटरफेयर करके शेख हसीना को हवा देकर पाकिस्तान के दो टुकड़े करा दिए थे। और शेख हसीना इसीलिए भारत के प्रति काफी ज्यादा एहसानमंद भी रही कि साहब आपने मेरा बढ़िया काम बना दिया। लेकिन पाकिस्तानियों ने अपने समर्थन में खड़ी हुई खालिदा जिया को इस तरह से यूज किया कि ये जब आए तो भारत के हितों की पूर्ति ना हो। तो अब आपको समझ में आया होगा कि भारत के लिए अगला निशाना क्या हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है चिटगांग पर कब्जा। खैर चलिए साहब, चिटगांग पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भारत ने शेख हसीना के रहते ही एक खेला खेल दिया था। और वो क्या था? देखो, बांग्लादेश में कई सारे पोर्ट हैं। असल में जो हमारी गंगा नदी है, वो गंगा नदी भी यहां पर ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर मेघना बनकर बांग्लादेश के अंदर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सुंदरवन डेल्टा में। तो इसलिए यहां पर नदी के आसपास भी काफी बड़ा पोर्ट एरिया है। तो ढाका पोर्ट हुआ, बरीसल पोर्ट हुआ, मोंगला पोर्ट हुआ और चिटगांग पोर्ट हुआ। भारत ने शेख हसीना के रहते रहते ही चिटगांग पोर्ट को अपने लिए व्यापारिक रूप से पा लिया था। मतलब शेख हसीना का मतलब था कि भारत के साथ रहना है। मोंगला पोर्ट और चिटगांग पोर्ट भारत के लिए ओपन थे। इन दो पोर्ट को हमने मोदी जी के साथ मिलकर के, शेख हसीना और मोदी जी ने मिलकर के डिसाइड कर लिया था कि यहां से भारत के हितों की रखवाली होगी। मैं सुर्खियां दिखाता हूं। देखो 2022 की न्यूज कटिंग देखो, जब भारत के विदेश मंत्री शेख हसीना से बतिया रहे हैं कि साहब ये चिटगांग पोर्ट जो है वो हमें आने वाले समय के लिए आप दे दो। एस जयशंकर साहब ने अपने स्तर पर 28 अप्रैल 2022 को यह बात भी कही कि हां साहब बढ़िया बातचीत हमारी चल रही है। 2023 में अगर आप खबर देखें तो यह देखिए चिटगांग पोर्ट के बारे में कि विन विन फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। ऐसा क्यों? क्योंकि बांग्लादेश को फायदा यह होगा कि भारत से बड़ी मात्रा में ट्रेड बांग्लादेश के साथ होगा और फिर यही ट्रेड आगे पोर्ट हो जाएगा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो बांग्लादेश को टैक्स का लाभ मिलेगा, आने वाले समय में रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है साहब, दोनों ने बढ़िया से इसका लाभ देखने के बारे में विचार कर लिया। तो हम लोगों ने शेख हसीना के रहते रहते इस चिटगांग पोर्ट का उपयोग अपने पूर्वोत्तर में त्रिपुरा और मिजोरम के लिए करना सोच लिया था। लेकिन करें क्या? लोगों ने अपनी राय पहले ही रख दी कि साहब इसको तो कब्जा ही कर लो, इनके क्या इंतजार में रह रहे हो, इसको तो कब्जे में ले आओ। अब इसको कब्जे में ले आओ वाली जो बात है ना, ये लोगों को समझ में आ गई कि यार ये तो कब्जा वब्जा कर लेंगे टाइप से। अगर यहां पर कब्जा हो जाता है तो हमारी नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेड होने लगेगा और हमारा जो सामान पहुंचता है वो जल्दी पहुंचेगा पूर्वोत्तर में। इससे हमारा रीजनल कॉपरेशन भी बढ़ेगा, म्यांमार वगैरह के साथ बढ़िया दोस्ती हो जाएगी। फिलहाल के लिए हमने कर क्या रखा है कि हम लोग कोलकाता से यहां सामान पहुंचाते तो हैं ही, लेकिन इसके पड़ोस में देश है जिसका नाम है म्यांमार। वहां पर एक पोर्ट है, उसका नाम है सितवे। हम सितवे पोर्ट से निकलकर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के माध्यम से मिजोरम तक सामान आज भी पहुंचाते हैं। ऐसे में बांग्लादेश को म्यांमार से बड़ी टेंशन रहती है। म्यांमार पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी म्यांमार बढ़िया तरक्की कर रहा है बांग्लादेश के कंपैरिजन में। किस मामले में? ट्रेड के मामले में। क्यों? क्योंकि भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का उपयोग नॉर्थ ईस्ट तक सामान पहुंचाने में किया हुआ है। तो बांग्लादेश को लगा कि अगर हम इन्हें चिटगांग दे दें तो कलादान का उपयोग घटेगा, ट्रेवल टाइम बचेगा और भारत के लिए हम गुड बुक्स में आ जाएंगे। यही बेच करके, यही दिखाकर हमने इनसे यह लिया था। लेकिन इन्होंने साथ में एक और एडवांटेज हमें दिया और कहा कि सर आप तो मोंगला पोर्ट भी ले लो, आपका यहां से माल निकले, मोंगला पहुंचे, मोंगला से भी सामान आप आगे भेज सकते हो। खैर तमाम चीजें होती रही। एक चीज मैं आपको और बता दूं, बांग्लादेश के साथ हमारे ट्रेड और भी बहुत अच्छे थे जब शेख हसीना थी और अभी भी कुछ तो ट्रेड उनमें बाकी हैं। भारत बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है वो ट्रेड सरप्लस की स्थिति है। भारत बांग्लादेश को जो माल बेचता है उससे बढ़िया पैसे कमाता भी है और उनको कमाने के लिए हमें इस ट्रेड रूट की जरूरत थी। ऐसे में हमारे और इनके बीच में 4 ट्रांजिट रूट जो हैं वो कनेक्ट हुए और भारत बांग्लादेश ने बढ़िया व्यापार किया। जैसे 2022 का मैं आंकड़ा आपको देता हूं, भारत जो कुल व्यापार करता है उसका 3% जो एक्सपोर्ट है वो हम बांग्लादेश को करते हैं। कितना करते हैं? लगभग 1.15 लाख करोड़ का। बिलियन डॉलर में बताऊं तो लगभग 14 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं। भारत लगभग अगर 450 बिलियन डॉलर 2022 में एक्सपोर्ट कर रहा था तो उसका लगभग 3% हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे। वहीं बांग्लादेश के इंपोर्ट्स की मैं बात बताऊं तो बांग्लादेश जो हमसे लगभग $1.25 लाख का माल इंपोर्ट कर रहा है
वो टोटल इंपोर्ट करता है 6.8 लाख करोड़ का। मतलब उसके टोटल इंपोर्ट का 17% भारत से सामान मंगाया जाता है। तो बांग्लादेश की जो निर्भरता है भारत पर, वो लगभग 17% इंपोर्ट पर टिकी हुई है। बांग्लादेश हमसे सब्जियां, तेल, कॉस्मेटिक, कपड़े, मोबाइल, गाड़ियां, ज्वेलरी और फैशनेबल कपड़े मंगाता है। आपको यह बात मैंने पहले भी बताई है कि भारत और इन्होंने मिलकर के कैसे मोंगला पोर्ट को लेकर के बातें की थी। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल तो चर्चा इसी की है कि अगर चिटागोंग पोर्ट हमें मिलता है तो इससे हमारे ट्रेड को कितना फायदा होगा। और ट्रेड को फायदा होगा सो होगा, भारत का जो यहां से तोड़कर हिंदुओं के लिए एक अलग देश बनाने का सपना है, वो भी संभवतः पूरा हो जाएगा। क्योंकि अब लोग इस विषय पर विचार करने शुरू कर गए हैं कि ये लोग अगर ऐसे ही करते रहे तो यहां के हिंदुओं के साथ में यातनाएं बढ़ती रहेंगी। चिन्मय दास प्रभु का ही देख लीजिए, जब से ये गिरफ्तार हुए हैं इनके पक्ष में कोई वकील खड़ा ना हो जाए, इसलिए यहां के वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बकायदा यहां पर जो ढाका के अंदर इंडियन एनवॉय हैं, उनको बुलाया गया है। कहा गया है कि अगरतला में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो हमारा ऑफिस था, उनके साथ बहुत बुरा हुआ आपके देश में, तो कृपया करके उस पर जवाब दीजिए। खैर भारत सरकार ने उसकी निंदा भी की कि भाई अगरतला, कोलकाता में जो आपके ऑफिसेज में प्रदर्शन हुए उसके हम वो हैं, लेकिन जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है उसे लेकर के पूरी दुनिया में बैठे हिंदू प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे में एक खबर और आती है, और वो खबर यह है कि बांग्लादेश ने नॉर्थ ईस्ट के जिन जिलों में बांग्लादेश से बॉर्डर कनेक्टेड था, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी फैसिलिटेट कर रखी थी सिंगापुर की एक कंपनी से। शेख हसीना का उस कंपनी में कुछ हिस्सा विस्सा रहा होगा। तो ऐसी सेटिंग थी कि बॉर्डर एरिया में जहां जहां बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के जिले शामिल हैं, वहां पर वो कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड कराती थी। लेकिन इन लोगों ने उस कंपनी के इंटरनेट को बंद करा दिया है। ये बड़े खुश हैं कि देखो मैंने 2 महीने के अंदर क्या कुछ गुल खिला दिए। इन सब के पीछे असल में माइंड चल रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान सोच रहा है कि भले ही हाथ में कटोरा हो लेकिन इज्जत फुल मिल रही है, क्योंकि कटोरा यूं रहता है, बस उसको ऊपर डालना है तो वो कैप जैसा लगेगा और उससे इन्हें फुल रेस्पेक्ट मिलेगी। और उसी रेस्पेक्ट की तलाश में ये पाकिस्तान में फुल इंटरफेरेंस में है। किस तरह के इंटरफेरेंस में है? तो खालिदा जिया मैडम जो हैं, जो कभी यूएस जा रही थी इलाज कराने, वो इलाज कराने बांग्लादेश आ गई हैं। बांग्लादेश की उन्नत किस्म की मेडिकल साइंस का ये उपयोग लेंगी और ये स्वस्थ हो जाएंगी। और इनको स्वस्थ करने के लिए जो डॉक्टर पधारे हैं वो एक चाइनीज हैं और एक पाकिस्तानी हैं। और वो मैडम को सिखा रहे हैं कि मैडम बस समय आ गया पीएम बनने का, पीएम बनते ही आप एकदम दुरुस्त हो जाएंगी। जो आप यहां से फरार थी जेल काटने के डर से कि मुझे शेख हसीना जेल में डाल देंगी, आप विदेश भाग गई थी, आप चिंता मत करिए, हम चाइनीज भी खड़े हैं और पाकिस्तानी भी खड़े हैं, मैडम आप बस तैयार हो जाइए। यहां पर आप देख लीजिए, पाकिस्तान हाई कमीशन ने मैडम को सपने दिखा दिए हैं और उनको गेट वेल सून बोल दिया है। मैडम बढ़िया रहेगा, म्यूचुअल इंटरेस्ट आपके पूरे होंगे, आप जल्दी ही ठीक हो जाइए, सपने दिखा दिए हैं खालिदा जिया को। खालिदा जिया आ चुकी हैं। खैर, पाकिस्तानियों और खालिदा जिया के समर्थकों, जैसे खालिदा जिया इतने समय बाद लौटकर वापस आई हैं और उन्होंने जो यहां पर मचाया है वो आपको दिख रहा है। यह मत भूलिएगा, खालिदा जिया बहुत दूर से आई हैं, शेख हसीना बॉर्डर पर ही हैं। जैसे ये आई हैं, इनका समय भी जाने का आएगा। और शेख हसीना अगर रिटर्न मार गई तो तुम्हारा क्या होगा रे बांग्लादेशियों? ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि शेख हसीना हो सकता है कि इस बार चुनाव में कुछ ना करें, लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से समझ जाएंगी कि हमारे पिताजी का जो नोट पे से नाम उड़ा दिए, जो स्टैचू तुड़वा दिए, जो हमारे कपड़े लेकर भाग गए, उन आवामी लीग, उन बीएनपी के नेताओं का क्या इलाज किया जाएगा? आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। फिल्म से चल रहा है एकदम, मतलब ऐसा चल रहा है कि हां अब तेरी बारी, रस्सा कसी में तुम खींच लिए ना, ठीक है अब हम खींचेंगे। फिलहाल के लिए बीएनपी के लीडर्स का समय है और ये समय के साथ साथ ये भाई साहब जो हैं, ये आकर के कपड़े वपड़े जला रहे हैं कि इंडिया की जो साड़ी है वो जलाओ। अपनी बीवी की पुरानी साड़ी ले आए और जला दिए कि देखो हम जला दिए भारत के कपड़ों का त्याग। 1905 का रिहर्सल है ये, स्वदेशी आंदोलन टाइप का। इस बीच में पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भले ही हम खुद इंपोर्ट कर ना पाए, लेकिन अपने पुराने भाइयों को बताएं तो सही कि देखो तुम्हारे पास पाकिस्तानी माल आ सकता है। पाकिस्तान वाले इतना बड़ा जहाज भेज दिए, हम इस बात पर सरप्राइज थे, पर फिर भी ये लोग इतना बड़ा जहाज में सामान भरकर पाकिस्तान भेजे हैं, वो बांग्लादेश भेजे हैं। 53 साल में बहुत सामान लगा भाई इनको इकट्ठा करने में, 53 साल बाद ये जहाज भेजे हैं और बहुत खुश हैं। लेकिन इनकी खुशी खुद जिस दिन कैलकुलेशन लगा लेंगे कि इतना बड़ा भारत का चक्कर काटना पड़ा,
7300 किलोमीटर का भारत का जो बॉर्डर पानी है वो पार करके यहां पर माल पहुंचाना पड़ा। कितने इंटेलिजेंट हो रहे तुम, मतलब तुम्हें कितनी भयंकर इकोनॉमिक्स आती है कि भारत के बॉर्डर से ट्रेड तुम्हें महंगा लग रहा है और पाकिस्तानी तुम्हें इतना दूर से सामान पहुंचाएंगे। वाकई में लगता तो है कि ये जो मोहम्मद यूनुस जो इकोनॉमिक्स में लग रहा है कि ये नोबेल पुरस्कार पाए थे। अमेरिका वालों, तुमने दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र बचाने का प्रयास किया वहां के नजारे सराहनीय हैं। हम सीरिया देखकर ताजा ताजा हैरान हुए हैं। बांग्लादेश के लिए तुम 2-3 महीने पहले हैरान किए थे। साल भर पहले, साल 2 साल पहले तुम अफगानिस्तान में यार हमें हैरान कर दिए थे। तुम्हारा लोकतंत्र जहां जहां झंडे गाड़ने निकलता है कि लोकतंत्र बचाने के लिए अमेरिका आया है, वहां पर यार गजबे ही हो जाता है। और ऐसे में पाकिस्तानी माल यहां पहुंच रहा है, मतलब गजब हो रहा है। खैर भाई साहब, बांग्लादेश ने पाकिस्तानी भाइयों के लिए जिनके अंश छूट गए होंगे, कभी यहां पर दफन रह गए होंगे, कभी बांग्लादेश की भूमि पर, उनके लिए इन्होंने मेरे हिसाब से वीजा रूल रिलैक्स कर दिए हैं कि आओ पाकिस्तानियों, अपनों को तलाश लो और ले जाओ यहां से। इस बीच में ये भाई साहब डिमांड ड्राफ्ट रख दिए हैं कि हम तो कल को बड़े होंगे तो ये बनेंगे, तो तुम बड़े बनोगे और हम सब जबरदस्ती ही मतलब पॉपुलेशन बढ़ाए हुए हैं, देख लेंगे भाई, आओ थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो जाएगा तुम्हारा भी। ये बस तस्वीर अपने अब्बा को दिखा के रखना कि ये 1971 का समय था जब कुछ ऐसा हुआ था। हजारों और लाखों की संख्या में बांग्लादेशी सैनिकों ने, या कहिए तो पाकिस्तानी सैनिकों ने, भारत के सामने सरेंडर किया था। बस मैं तो यूं ही याद दिला रहा था। देश बना दिया था हम लोगों ने, अब देखो क्या बनाएंगे। खैर छोड़ो, फिलहाल के लिए भारत अपनी तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी भेज रहे हैं, मिस्त्री जी को भेज रहे हैं। और मिस्त्री जी को लगा, मिस्री है इनका नाम, तो वैसे नाम है इनका विक्रम मिस्री, मैं मिस्त्री बोल रहा हूं। संभवतया ये रिश्तों को सुधारने जाएंगे और जब जाएंगे तो इनको समझा के आएंगे। अब आप पूछेंगे इस आदमी को काहे दिखा रहे हैं, ये भी जा रहा है क्या? नहीं, बस हम तो ये बता रहे हैं कि इन डोभाल साहब का असिस्टेंट रहा है ये आदमी। मतलब कहने का अर्थ यह है कि डेप्यूटी नेशनल सेक्रेटरी रहा है। अभी डोभाल साहब तो गए नहीं है, ये तो शेख हसीना को बस एक बार मिलने गए थे। अब जा जो रहा है वो विदेश सचिव है। विदेश सचिव वो है जो डेप्यूटी नेशनल एनएसए रहा हुआ है। अब ये आदमी जा रहा है तो समझ जाइए कुछ तो बात करके आएगा, समझा के आएगा कान में कि देखो थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है, वॉल्यूम डाउन रखो ना यार, पंचर मार देंगे नहीं तो। खैर फिलहाल के लिए इतना है, बाकी आप मेरे साथ जाकर के बढ़िया जय सिया राम कहिए। मैंने आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा व्लॉग डाला है, जाकर देखिए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। राम जी की कृपा से अयोध्या जाने का मौका मिला था पिछले रविवार को, आप भी जाइए, परिवारजनों के साथ मैं जाके आया था। मैंने अपना संस्मरण जो है वो आपके लिए रिकॉर्ड करके लिंक में डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन है, देखिए उसको और फिर बताइए आपको कैसा लगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे अपडेट आपको समय समय पर देते रहें। और हाँ, पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए अपनी पाठशाला पर मेरा कोर्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर, उसे एक्सेस कर लीजिए। साथ में मेरा आरएएस फाउंडेशन के बच्चों के लिए, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्सटेंशन निकालकर मैंने वो बैच निकाला हुआ है, नए स्टूडेंट्स इसे नॉमिनल कीमत में एक्सेस कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि भविष्य में जब कोई सूचना आती है आपको देने में मजा आता है। आप सब लोग सुन के चले जाते हैं। आप सोचकर देखें कि अभी इस समय 56,000 लोग लाइव मुझे सुन रहे हैं। लाइक की संख्या देखेंगे तो लाइक इस समय मैं देख रहा हूं 831 लाइक हैं। यार ये कैसा मतलब आपका सनातन है कि आपके अंदर देश के प्रति भाव है लेकिन देश की सूचनाओं के प्रति इतनी नफरत है। कैसे कैसे आखिर कैसे? करिए, थोड़ा सा हाथ मजबूत करिए ताकि आपके प्रति जो मोटिवेशन है वो थोड़ा और बढ़े, ऐसे कार्य करने में और निष्ठा उत्पन्न हो। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।